हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। आज के इस क्लास में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। पहले तो जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उनके प्रवर्तक कौन हैं उनको जानेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो ऐसे फैक्ट्स जो एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिद्धांत जानेंगे, विकास की अवधारणा को समझेंगे, कौन सी अवस्था किस वर्ष तक होती है, और उसके बाद शैशवावस्था के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और फिर आगे ये मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं तो मैंने कहा आप तक शेयर करता हूं, और उसके बाद फिर आगे बाल्यावस्था की बात करेंगे। बाल्यावस्था से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और फिर इसके आगे बढ़ते हैं और फिर शैशवावस्था की बात किशोरावस्था की बात होगी। किशोरावस्था से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये हमारी शिक्षण विधियां हैं, उनके कौन जनक है, कौन सी विधि किसने दी है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और अधिगम के जो सिद्धांत हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत, उनकी बात करेंगे। जैसे पावलोव के सिद्धांत को कितने नामों से जाना जाता है, प्रयोग किस पर किया था, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है, किस पर प्रयोग किया था। इस तरीके से बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है आज की इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं शुरुआत से, और स्टार्टिंग में हम लोग बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा बुद्धि के सिद्धांत, एग्जाम आपका सीटेट का आने वाला है, क्वेश्चंस का लेवल टफ रहने वाला है डेफिनेटली। देखिएगा बुद्धि के सिद्धांत की बात करेंगे। प्रवर्तक कौन है, जैसे कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जिसका श्रेय जाता है विने टर्मन स्टैंड को, जिसमें विने प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, एक कारक सिद्धांत विने टर्मन स्टैंड। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिकारक सिद्धांत के प्रवर्तक भी आपके स्पीयरमैन ही हैं। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत कहें या इसको आणविक सिद्धांत भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक आपके थॉर्नडाइक हैं। बहुतत्व या असत्तात्मक जो सिद्धांत है बुद्धि का, इसको किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत देने वाले आपके थॉर्नडाइक हैं। 6 या 7 कारक का सिद्धांत जो है वो थर्स्टन ने दिया है। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक जी थॉमसन हैं। क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्ट वर्णन है इसके प्रवर्तक। और बुद्धि की संरचना सिद्धांत जिसके प्रवर्तक आपके जेपी गिलफोर्ड हैं। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरवी कैटल, प्रवर्तक कौन है इसके, आरवी कैटल। पदानुक्रमिक सिद्धांत जिसको दिया है फिलिप बर्नन ने। और त्रितत्व सिद्धांत जिसको देने वाले हैं रॉबर्ट स्टैंडबर्ग ने दिया है, इसके प्रवर्तक कौन है, त्रितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक आपके रॉबर्ट स्टैंडबर्ग हैं। बुद्धि का पास मॉडल जो है वो जेपी दास ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे, जो कि सभी को पता है, जग जाहिर है। जीएस कारक सिद्धांत जनरल फैक्टर वाला स्पीयरमैन ने दिया है। जीएस फैक्टर के प्रतिपादक जो है किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। इस प्रकार से ये हमारे कुछ बुद्धि के सिद्धांत हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख करके रख सकते हैं एक जगह, क्योंकि एक जगह कहीं भी आपको ये मिलते नहीं हैं। अमूर्त बुद्धि किसमें होती है, आपको बताते चलें। अमूर्त बुद्धि आपको कवि में मिलेगी, क्योंकि कवि इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है ना। साहित्यकार के अंतर्गत जो लेखन का काम करता है, चित्रकार अपने दिमाग में ही इमेज बना लेता है। दार्शनिक जो होता है, इन सब के अंदर अमूर्त बुद्धि होती है। कैसी, अमूर्त होती है। सामाजिक बुद्धि किसके अंतर्गत होती है, जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जैसे नेता, लीडर्स जो होते हैं, इन सब के अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। गामक या यांत्रिक बुद्धि किसके अंतर्गत होती है, जो कुशल कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, इंजीनियर हैं, इनके अंदर गामक या यांत्रिक बुद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिएगा अब देखिए, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ध्यान रखिएगा, ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें लैंग्वेज का यूज होता है, जिसमें भाषा का प्रयोग होता है,
उसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटके वगैरह इन सब चीज़ों का यूज होता है, इन सब का यूज करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। जहाँ पे भाषा का यूज हो वो शाब्दिक, और जहाँ भाषा का यूज ना होकर के लकड़ी के गुटके वगैरह यूज होते हो वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि लब्धि मापन का प्रतिपादन किसने किया था? टर्मन ने किया था। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है बुद्धि लब्धि का वो क्या है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालनी है, बच्चे की मानसिक आयु रखिए, वास्तविक आयु रखिए और गुणे कर दीजिए। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हॉवर्ड गार्डनर हैं, और बहुबुद्धि का जो सिद्धांत था गार्डनर ने 1983 में दिया था। कब दिया था? 1983 में दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को समझते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही कम से कम शब्दों में। सामान्यतः विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि पहली तो गर्भाधान अवस्था है। कौन सी? गर्भाधान अवस्था, जो कि गर्भाधान से जन्म तक यानी कि 9 माह 10 दिन का समय होता है। गर्भ में बच्चा रहने का जो उसका समय है वो 9 माह 10 दिन होता है। शैशवावस्था को जो समय माना गया है वो जन्म से 5 वर्ष तक, जिसमें 0 से 2 वर्ष तक आपकी प्राथमिक शैशवावस्था होती है। 3 से 5 साल तक आपका उत्तर शैशवावस्था होती है। बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था का समय 12 से 18 वर्ष होता है, और प्रौढ़ावस्था का समय 18 वर्ष के बाद 40 वर्ष तक माना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सी अवस्था कितने वर्ष तक मानी जाती है। आगे बढ़ने से पहले देखिएगा क्या लिखा है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा गया। ध्यान रखिएगा, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो आपका शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। अब देखिए पहले हम शैशवावस्था से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, फिर बाल्यावस्था की बात करेंगे, उसके बाद किशोरावस्था की बात करेंगे। समाजीकरण, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है वो शैशवावस्था है। यानी कि शैशवावस्था में ही बालक के अंदर सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। एक नवजात शिशु का कद यानी कि उसकी ऊंचाई जो है वो 19.5 इंच होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, नवजात शिशु का जो कद है, जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी होती है? 19.5 इंच होती है। एक नवजात न्यूबॉर्न बेबी का जो भार होता है वो 7.5 पाउंड होता है। कितना? 7.5 पाउंड माना गया है, होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन कहते हैं कि जो शैशवावस्था होता है वह सीखने का आदर्श काल है। क्या है? सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था को वैलेंटाइन के द्वारा। अब देखिए सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? सबसे तेज शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है, उसका शरीर बहुत जल्दी डेवलप कर जाता है ना। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है निर्माण काल, क्योंकि यहाँ पे बालक का निर्माण हो रहा होता है, इसलिए शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा। किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा गया है? शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा गया है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? जो सामान्य बालक है, जिसको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है ना, जिसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कहीं से कोई विकलांग नहीं है, तो जो सामान्य अच्छा बच्चा है, स्वस्थ बालक है, वो 9 से 15 माह के मध्य में जो है वो ध्वनि उच्चारण करना शुरू कर देता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। कितना माना गया है? जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। शैशवावस्था से रिलेटेड पॉइंट की बात कर ली हमने। अब बाल्यावस्था की बात करेंगे। बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है, कि 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था कहलाती है। यह हमारी समूह की आयु है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को क्या कहा गया है? समूह की आयु कहा गया है। इसमें बालक ग्रुप में खेलना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है, अपने दोस्तों के साथ मस्ती मारता है, और चुस्ती की आयु भी बाल्यावस्था को ही कहा गया है। यहाँ बच्चा खेलता है, कूदता है, मिट्टी में खेलता है, गंदा हो जाता है, इसीलिए इसको गंदी आयु भी कहा गया है। किसको? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है।
रॉस ने। किसने कहा है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहने वाले कौन हैं? रॉस हैं। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? कोल और ब्रूस ने कहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहने वाले कोल और ब्रूस हैं। अब देखिए, संग्रह करने की प्रवृत्ति यानी कि कलेक्ट करने की जो प्रवृत्ति है वो किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में होती है। जब बालक छोटा होता है, उसके जो भी खिलौने होते हैं, टूटे फूटे खिलौने या जो भी कुछ थोड़ा बहुत उसको खेलने का सामान मिल जाए, वो उसको बड़ा ही अच्छे तरीके से कलेक्ट करके रखता है ना। तो इसीलिए इसको संग्रह करने की प्रवृत्ति भी कहा गया है बाल्यावस्था को। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था है यह प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने की अवस्था होती है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था। क्या कहा गया है? बाल्यावस्था जो है यह वास्तविक जगत में प्रवेश करने की अवस्था है। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है किससे? समवयस्क समलिंगियों से। यानी कि जो बाल्यावस्था होती है इसमें बालक अपने जो उसके जो उसी के उम्र के हैं बच्चा, उन्हीं के साथ रहना खाना मतलब घूमना खेलना पसंद करता है। समलिंगी यानी कि गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के साथ, बॉयज हैं तो बॉयज के साथ। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना, क्योंकि यहाँ बच्चा समूह में रहना ज्यादा पसंद करता है। बाल्यावस्था में हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष तक। हड्डियों का विकास कब तक होता है? हड्डियों का विकास 16 वर्ष तक होता है। अब देखिए, हमारी किशोरावस्था यहां से शुरू होती है। किशोरावस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। किशोरावस्था की जो आयु है वह 12 से 18 वर्ष तक मानी गई है। किशोरावस्था की आयु कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था की आयु होती है। अब देखिए, सबसे फेमस जो लाइन है किशोरावस्था के बारे में वो स्टेनले हॉल की है। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ऐसा कहने वाले स्टेनले हॉल हैं। ये जो लाइन है वो एकदम जग जाहिर है, सबको पता है कि स्टेनले हॉल ने ये बात किशोरावस्था के बारे में कही है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज अत्यंत द्रुत एवं तीव्र, यानी कि बहुत तेजी से जो विकास का काल है वो पूर्व किशोरावस्था कहलाता है। 12 से 15 वर्ष की आयु क्या होती है? 12 से 15 वर्ष की आयु पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। यहां पे बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं अधिक उग्र। यहाँ पे जो संवेग होते हैं बहुत ही उग्र होते हैं। बच्चे बड़े ही उग्र स्वभाव के होते हैं किशोरावस्था में, है ना। अगर किसी काम को करने के लिए मना कर दो तो तुरंत जो है लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तुरंत सीना तान खड़े हो जाते हैं। मतलब उनके लिए कुछ छोटा बड़ा किसी को कुछ नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चा बड़े ही उग्र स्वभाव का होता है। आपके घर में भी जो छोटे होंगे आपसे किशोरावस्था में होंगे वो मतलब उनको कहना भी नहीं मानते। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने? E.A. किर्कपैट्रिक ने कहा है कि जो किशोरावस्था है यह जीवन का सबसे कठिन काल है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को सिर्फ 4 शब्दों में बताया है। किशोरावस्था के लिए स्टेनले हॉल ने 4 शब्द यूज किए हैं। संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है स्टेनले हॉल ने। किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषता क्या है? संवेगों का आवित्य। यहाँ पे बच्चों के अंदर संवेगों की अधिकता होती है। बच्चा कल्पना इमेजिनेशन में खोया रहता है। मानसिक विकास यहाँ पे बच्चे के अंदर अच्छा हो रहा होता है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। यहाँ पे बच्चा भावों में बहुत जल्दी बह जाता है, उत्तेजना बच्चे के अंदर बहुत होती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे संवेगों का आधिक्य होता है, अधिकता होती है संवेगों की बच्चे के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखिए, किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विषम लिंगी में। विषम लिंगी का मतलब है गर्ल्स बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं और बॉयज गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। यही विषम लिंगी है और ये इसी में बालक इंटरेस्ट लेने लगता है। मानव विकास का जो सही क्रम है डेवलपमेंट का वो शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपके टेट में भी आया है, सीटेट में भी पूछा गया है। ये अधिगम के सिद्धांत हैं। अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ने से पहले हम लोग शिक्षण विधियां पढ़ लेते हैं कि किस विधि के प्रवर्तक कौन है। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जानना बहुत जरूरी है। विधियां देखिए, आगमन विधि किसने दी? इसके जनक अरस्तु हैं, अरस्तु ने दी। निगमन विधि किसने दी? अरस्तु ने दी। प्रश्नोत्तरी विधि किसने दी? सुकरात ने दी, है ना। प्रोजेक्ट विधि या जिसको हम लोग प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, किलपैट्रिक ने दी है। खेल विधि कॉल्डवेल कुक ने दी है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है?
कू, हेलन, पार्क, हर्स्ट हैं। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट ने दी है। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल ने दी है। मॉन्टेसरी विधि मॉन्टेसरी ने दी है। ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप इस क्लास के माध्यम से जान पा रहे हैं। आई होप क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे कि अब पावलोव का सिद्धांत कितने नामों से जाना जाता है, सारे नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप समझ पाए। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहिए, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत कहिए, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहें या संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत कहें, ये एक ही सिद्धांत है और वो दिया है आईपी पावलोव ने। किसने दिया है? पावलोव ने। यानी कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। बात क्लियर हुई? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड थ्योरी या इसको एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। इसको किसने दिया है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, है ना। और ये जो इसका जो प्रयास एवं त्रुटि के नाम से ज्यादा विख्यात है ये सिद्धांत। किसके नाम से? प्रयास एवं त्रुटि, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। किसने इसके प्रतिपादक कौन है सिद्धांत के? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हैं। बात समझ में आई? उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत तो है ही, लेकिन इसको ज्यादा फेमस किस नाम से है? प्रयास एवं त्रुटि के नाम से ज्यादा फेमस है। इनका जो प्रयोग था थॉर्नडाइक का, किस पर था? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। बिल्ली का जो प्रयोग था वो इनका ज्यादा फेमस रहा। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं। ये जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। मैंने वो भी नीचे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ताकि आप समझ पाएं। थॉर्नडाइक ने सीखने के जो 3 मुख्य नियम दिए हैं उसमें एक आपका तत्परता का नियम है, दूसरा अभ्यास का नियम है, तीसरा प्रभाव का नियम है। यहाँ से क्वेश्चन 110% पूछा जाता है। तो ये सीखने के 3 मुख्य नियम हैं। 5 गौण नियम कौन कौन से दिए हैं? बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये अधिगम के गौण नियम है जो कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं। नेक्स्ट वन है आपके सामने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। स्किनर का प्रयोग किस पर रहा? इनका प्रयोग चूहा और कबूतर पर रहा। चूहे का प्रयोग ज्यादा फेमस है ना। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत देने वाले कौन है? आपके स्किनर हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपके जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे ने बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं। ठीक है। सबलीकरण अथवा आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक क्लॉर्क एल हल हैं। कौन है? क्लॉर्क एल हल हैं। देखिए, गेस्टाल्ट का सिद्धांत अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपके मैक्स वर्दीमर हैं। कौन है? मैक्स वर्दीमर हैं। और कोहलर और कोफका ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। आपका जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, जो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक मैक्स वर्दीमर हैं। लेकिन इसमें अहम योगदान कोहलर और कोफका का है, या यूं कहें कि इसको आगे बढ़ाने का काम कोहलर और कोफका ने किया है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सिद्धांत है ये कुर्ट लेविन ने दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत देने वाले आपके जेरोम ब्रूनर हैं। प्यारे दोस्तों, क्लास को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन तैयारी के लिए स्मार्टर एवरीडे को जरूर फॉलो करें। सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेहतरीन से बेहतरीन प्रिपरेशन आप कर पाएँ। पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं, क्योंकि जिसने एडमिशन ले लिया या जिसने भी बीएड, पीटीसी, डीएलएड वगैरह में एडमिशन ले लिया, जो कर रहे हैं, वो सारे एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए पेपर का लेवल कठिन होने वाला है, पेपर आपका कठिन होने वाला है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपके मैकडूगल ने दिया है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत आपके सिगमंड फ्राइड ने दिया है। आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।